चलो बच्चों, आपके लिए जो है लास्ट टर्न पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगभग हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। सेकंड चैप्टर आपका जो है फिज़िक्स का चला रहे थे, ये भी आपको याद है। और आपसे कहा था इस टॉपिक में आपके मेन 2 पार्ट आते हैं, वैसे तो कुल मिला के 3 पार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक हमने लगभग थ्योरेटिकल वे में ख़त्म कर दिया है, क्योंकि लास्ट टर्न पे इसके बाद हमने एक फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बेसिक्स आपसे डिस्कस किए थे। तो अब की बार आज का जो हमारा टॉपिक आएगा वो ध्यान देखें, हम काय पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे ही बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाले इस टॉपिक में जब आप जाते हैं तो क्या क्या हमें पढ़ते हुए जाना है। जो आपका 12th बोर्ड का सिलेबस है, पहले बोर्ड सिलेबस की बात कर लें। इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उन टॉपिक्स में एक आपके होंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस, क्या होती है कैपेसिटेंस और कैसे बनाए जाते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर्स। सेकंड आपसे आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल की बात करोगे तो एक सिमिलर फिनोमेना होगा, इससे मिलता जुलता फिनोमेना हम लोगों ने हाई स्कूल या 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। इस साल हमारे पास 3-4 इस तरह की चीज़ें आएंगी। आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल, आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, देन सेल्स, और लास्ट में आप पढ़ेंगे इंडक्टर्स और इंडक्शन कॉइल्स। 4 से 5 बार हमारा ये सीरीज और पैरेलल का फिनोमेना रिपीट होगा थ्रू आउट द ईयर अलग अलग चैप्टर्स में। इसके बाद हम लोग जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम की डिवाइस आएगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स टाइप्स, बहुत डिटेल में हम इस टाइप पर जाएंगे। पैरेलल प्लेट में आप देखेंगे हम एक स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल टाइप कैपेसिटर की भी चर्चा करेंगे आगे जाके, विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और फाइनली किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड। इन टॉपिक्स को अगले 2 से 3 टर्न्स में जो भी हमारे होंगे उनमें हम लेने की तरफ जा रहे हैं। तो इतना मैंने बता दिया। चलें, ज़्यादातर लोग आगे इस समय ज्वाइन हैं। नेक्स्ट जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 2 मिनट में मैं आपसे पहले एक रिकैप कर देता हूँ। बहुत ध्यान से अगले 5 मिनट 7 मिनट मुझे सुनिएगा। जो हम लोगों ने लास्ट टर्न में पढ़ा हुआ था मैं वहीं से एक बार फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट टर्न पे अगर आपको याद आएगा हम जो एक चीज़ पढ़ रहे थे वो आप पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी पोटेंशियल। और जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग दी पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल में जो मैंने सबसे एक एसेंशियल चीज़ ली थी, वैसे तो हमने कुल मिला के 4 फैक्टर्स लिए थे। 4 फैक्टर्स मैंने कहा था कि आपका पोटेंशियल इज़ द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और द लेवल ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाई 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स जो आपके थे उनको मैं हल्का सा याद दिलाऊँ। पहला मैंने लिया था अमाउंट ऑफ चार्ज, दूसरा हमने लिया था सरफेस एरिया, तो बाकी 3 अभी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनको वैसे ही याद दिला देते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था सरफेस एरिया, तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, और चौथा आपको याद आएगा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इनकी अभी बीच में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक बार फिर से इनको रिकॉल करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने चौथा लिया था। अभी मैं इसमें से पहले वाले की चर्चा कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज की। वंस अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट आपने कहा था द लेवल ऑफ चार्ज या द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड टू अ कंडक्टर, एंड द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल। बहुत साधारण सा कारण है, क्योंकि हमें मालूम है अगर किसी भी, जैसे मैंने कंपेरिजन किया था विद द अ बकेट और विद द लेवल ऑफ वाटर, क्योंकि आपसे शुरुआत में पोटेंशियल कंसेप्ट में यही कहा गया था कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इज़ ए सिमिलर फिनोमेना लाइक द लेवल ऑफ लिक्विड्स और द टेम्परेचर। सही है। तो मैंने आपसे कहा था आप इसमें 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर अगर इस टाइप से आप पानी भर रहे हैं या कोई भी लिक्विड भर रहे हैं, सो डेफिनेटली द लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइज अप। इसका मतलब सीधा सा था कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में कहें, सो द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर विल इंक्रीज और विल राइज एज यू आर सप्लाइंग चार्ज टू इट। जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल
इंक्रीज़ होगा तो हमने सबसे पहले कहा था कि आपके चार्ज और पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात मैंने कहा था अगर आप इसमें भरते जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप में से ही किसी ने कहा था देयर विल बी अ कैपेसिटी ऑफ द बकेट की कैपेसिटी कहीं ना कहीं होगी 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, एंड आफ्टर दैट इट कैन नॉट बी फिल्ड मोर देन दैट। सिमिलरली इन केस ऑफ ए जो भी आपका कंडक्टर है ऑल्सो, इफ़ यू आर सप्लाइंग द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल इज़ इंक्रीजिंग, तो आपको ये समझ में आता है ये फिनोमेना इनफाइनाइटली नहीं चलेगा, देयर विल बी सम कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जहाँ आती है वो कहाँ से आती है कि अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये आपका फिनोमेना हो जाता है Q इज इक्वल्स टू सी वी। सी आपको समझ में आता है, सी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये कहलाता है आपके लिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। और कैपेसिटेंस मतलब समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं चार्ज होल्डिंग या चार्ज रिटेनिंग एबिलिटी बता रहा होता है कि कितना चार्ज आप उसमें रिटेन कर सकते हैं। तो आप कैपेसिटेंस का थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल मीनिंग और मैंने कहा मैथमेटिकल मीनिंग दोनों आपको समझ में आएंगे। फिर मैंने कहा आप चूँकि ये तो कंसेप्ट था, डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेशन की तरफ भी मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन की तरफ आप कैसे जाएंगे, डेफिनेशन की तरफ आप ऐसे चलेंगे कि आप कह देंगे Q इज़ इक्वल्स टू हमारा कितना है सी वी। इसका मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो C इज़ इक्वल्स टू क्या होगा आपका Q अपॉन V। और मैंने कहा था इस चीज़ से हम 3 बातें अलग अलग निकालेंगे। जो 3 बातें अलग अलग निकालेंगे मैं पूरा कल का आपको इसलिए एक बार रिपीट कर दिया है कि आपको ध्यान आ जाए। नंबर 1 डेफिनेशन आपसे क्या कहती हो जाएगी, डेफिनेशन आपसे कहेगी इफ़ अगर हम मान के चलें V इज़ इक्वल्स टू कितना आप ले लें 1 वोल्ट, तो ध्यान से देखें आपका C इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा Q। और ये वही डेफिनेशन का पैटर्न है जिस पैटर्न पे हम 10th या 11th में तमाम सारी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते रहे। मैथमेटिकली आप उनको 1 में कन्वर्ट करें और फिर उसको लैंग्वेज दे दें। और लैंग्वेज क्या कह रही है, लैंग्वेज कह रही है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ इक्वल टू द चार्ज सप्लाइड। अब सवाल है कौन सा चार्ज सप्लाइड, तो जो यहाँ कह रहे थे पहले यहाँ फिगरेटिव कह रहे थे जैसे जैसे चार्ज सप्लाई करोगे पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। तो दिख रहा है पोटेंशियल कितना इंक्रीज़ हुआ है 1 वोल्ट। तो बड़े साधारण से शब्दों में अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं सो यू आर गेटिंग द डेफिनेशन अगेन। लास्ट टर्न पे भी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने इसको लगभग डिफाइन कर भी दिया था हिंदी में। नाउ आई एम टेकिंग इट इन इंग्लिश। इट सेज दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। दिख रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच अमाउंट ऑफ चार्ज विच इंक्रीजेज द पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। फिर 2 छोटी छोटी पुरानी चीज़ें फिर से आ जाएंगी। डेफिनेशन मैंने कहा जैसे मिल जाती है वो एक काम कर सकता है, एक यूनिट निकाल देगा। अभी फ़िलहाल हम SI यूनिट की चर्चा करेंगे, पर अभी आप लिखने पे आओगे तो मैं CGS यूनिट भी बताऊंगा, ठीक है ना। यूनिट में आप जाएंगे तो यूनिट दिख रहा होगा, ये आपका चार्ज की यूनिट आपको मालूम है दैट इज़ कूलॉम, और आपका पोटेंशियल का हो गया वोल्ट। तो यूनिट मैंने कहा था ये आपकी हो जाएगी कूलॉम पर वोल्ट। और इसके बाद मैंने इस यूनिट का एक और नाम बताया था, किसी को याद है क्या? फैरेड। आप सही कह रहे हैं। दूसरा नाम मैंने बताया था, इसका आप नाम रखते हैं फैरेड। और ये भी बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी आप पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे वॉट एवर में भी, फैराडेज लॉज आते हैं और उसी माइकल फैराडे के नाम पे हमने इसको रखा हुआ है फैरेड। और एक लास्ट मैंने कहा था डायमेंशंस, तो डायमेंशंस भी आपको हम दिखा देते हैं। डायमेंशंस पे आप जाएंगे, डायमेंशन मैंने कहा था चार्ज और वोल्ट दोनों की रखोगे। फिर याद दिला देता हूँ, चार्ज की तो डायरेक्ट याद रहेगी AT। अक्सर क्या होगा, हम आगे जाके पोटेंशियल की या किसी और में कैपेसिटेंस की लगेगी, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गलत सलत ध्यान आए उससे बेहतर है अपन भूल जाए तो कम से कम निकाल तो लेंगे। रफ़ में तुरंत ध्यान से देखिएगा, वही फॉर्मूलों से निकलेंगे। V की कैसे निकलेगी, V आपको यहाँ रफ़ में तुरंत याद आए, V होता था W/Q यानी कि आपका वर्क डन ml² T-2, चार्ज हुआ आपका AT। और जैसे ही आपने रफ़ में लिखा तो बस यहाँ बचा हुआ लिखते जाएं, कितना आएगा ml²। और मैंने कहा अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, बाकी कमी याद होती है बाद में जाके भूलने लगते हैं लोग। अभी तो एक आध चैप्टर पे इसलिए दिख भी जाती है।
T-3 और मैंने कहा A-1, और जैसे ही टोटल करोगे तो टोटल भी आपको मिल जाएगा। और टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल आप बता देंगे, ये हो जाएंगे M-1, L हो जाएंगे शायद आपके माइनस के 2, और देख लें T आपका हो रहा होगा 4 और A हो रहा होगा 1 और 1 2 यानी कि स्क्वायर, और बाकी ब्रैकेट लगाना तो याद ही है ना, तो ये तो कर ही लोगे। तो एक रफ कंसेप्ट पुराने सारे याद आ गए जो हमने डिस्कस किए थे। तो कैपेसिटेंस क्या है, फॉर्मूला, डेफिनेशन, यूनिट और डायमेंशंस। तो अब आपके लिए आज रिटर्न वर्क पे जाते हैं। रिटर्न वर्क यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो मैं बता रहा था सब यहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इसलिए ले लिया है ताकि किसी को बोलने में कई बार नहीं प्रॉपर साउंड पहुंच रही हो, देखने में साफ आ जाए। अपने कॉपीज़ उठाएं और एक टॉपिक का नाम डाल दें कैपेसिटेंस। अब चलते चलिएगा, डाल दें कैपेसिटेंस। ठीक है, सबकी कॉपियां तैयार हैं भाई? बढ़िया। अब कैपेसिटेंस में सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन आपसे डिस्कस कर रहे थे पहले पढ़ देता हूँ। यही डिस्कस कर रहा था, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज और टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे जिस टर्म में कह दो। देन व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर पोटेंशियल इंक्रीजेज, यही बता रहा था अभी बाल्टी के कंपैरिजन करके। Q प्रोपोर्शनेट V यानी कि Q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा CV। तो मुझे लग रहा है आपको सीधा इसमें लिखते जाना है, कहीं को छोड़ने की गुंजाइश है ही नहीं। लिख दें कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, बोलता भी जा रहा हूँ मैं सुविधा के लिए। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज और टू स्टोर, टू होल्ड द चार्ज और टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, होल्ड द चार्ज और टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आगे जाएगा व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। नीचे बढ़ जाइएगा, नीचे बढ़ के, चूँकि आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल एक लाइन में जाइएगा, तुम नीचे चले आना। दैट इज़ Q प्रोपोर्शनेट V आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV। तो ये अपना पहला एक महान काम निकल आया, यानी हम शुरुआत करने के दौर में आ गए, सभी पहुंच गए यहाँ तक, Q इज इक्वल्स टू CV तक। बढ़िया। अब आगे बढ़िएगा, C दिख ही रहा होगा, वो तो बता ही चुका हूँ। तो नीचे आप बताएंगे वेयर C इज़ अ कॉन्स्टेंट, शॉर्ट में लिख दो वेयर C इज़ अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, और छोड़ो कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, तो सीधा कैपेसिटेंस ही लिख दो। क्या लिख दिया, C इज़ अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब 3 चीज़ों पे जाएंगे, नीचे आप बता दीजिएगा, नीचे आप बताइएगा एज, सबसे पहले चाहो तो एक काम कर दो, एक सिंपल सी हेडिंग डाल दो, इससे तुम्हें दिखता रहेगा। नीचे लिख देना डेफिनीशन, ध्यान रखना डेफिनेशन मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर रहे होते हैं हम। डेफिनेशन वही पुरानी है जो मैंने कहा था, V बराबर 1 वोल्ट और C बराबर Q दिख रहा होगा, यहाँ के हमने दिखाया था V बराबर 1 वोल्ट देन C बराबर Q, कैपेसिटेंस का एक इक्वल है चार्ज के। और यहाँ भी देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रो, या बाई, इंग्लिश है प्रपोजिशन आप बदल सकते हैं, बाई 1 वोल्ट। ठीक, लिख दें, एक काम कर दें, नीचे जाइएगा डेफिनेशन एज C इज इक्वल्स टू Q बाई V, नीचे बढ़ जाना एज C इज इक्वल्स टू Q बाई V, उस बेंच पे रख दो मैं इधर करके। ठीक है, क्या मिलेगा, दस इफ V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट देन C इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा Q। और इसका ट्रांसलेशन मैंने कहा अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक ट्रांसलेशन ये सीधा सीधा लिखा है, आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और क्या होगा ये ट्रांसलेशन, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, और ध्यान रखना डिफाइंड एज लिख सकते हैं, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लिख सकते हैं, अपने ऊपर है, जैसे इंग्लिश ठीक है वो अपने हिसाब से कर सकता है। डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाई या थ्रो 1 वोल्ट। तो यहाँ तक जब आपकी डेफिनेशन लिख जाए तो फिर मुझे बताइएगा।
ठीक, यही हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, आराम से आप लिखते जाएं और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक, चलो अब एक नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो मैं कह रहा था आपकी यूनिट आएगी, यूनिट क्या कहा था, अभी दिखा रहा था कूलॉम पर वोल्ट, और आपने आज भी बढ़िया जवाब दिया था, क्या कहलाती है, फेरड। अगला बता दें यूनिट, यूनिट में आप बता दीजिएगा यूनिट इज इक्वल्स टू कूलॉम पर वोल्ट, या उसको आप लिख देंगे इज इक्वल्स टू फेरड। यूनिट में आप बता देंगे कूलॉम पर वोल्ट या फिर क्या हो जाएगी, फेरड। हाँ, अब जो मैंने कहा था, जब अपन रिटर्न वर्क में जाएंगे तो एक सीजीएस यूनिट भी यहाँ बता देंगे। सीजीएस यूनिट आपकी आती है स्टेट फेरड। और कभी कोई जानना चाहे कि एसआई और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है किसी ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक में, उस समय के लिए आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी हमें विशेष रूप से कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। शायद एक आध किसी न्यूमेरिकल में बहुत रेयर केसेस में आवश्यकता हो, अदरवाइज ये किसी ऑब्जेक्टिव या ऐसे किसी में ही वैल्यू पूछ सकता है और कहीं नहीं। 1 फेरड इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻11। ठीक है, स्क्रीन सभी को साफ नज़र आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चल कर दिया। छोटी सी वैल्यू दिखानी थी और कुछ नहीं। दूसरा मैंने कहा था अब क्या करोगे, अब जैसे आपने यूनिट लिख दी, अब सवाल आता है, आपको याद होगा पिछले सालों में हम 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 वॉट, 1 एम्पियर इनकी डेफिनेशन लेकर निकालते रहे। मान चलें आपसे यहाँ कोई कहता है कि भैया कैपेसिटेंस हम नापेंगे फेरड में, बट हाउ मच इज़ 1 फेरड, सो दैट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन सिंपल वे। आओ पहले यहाँ देखो रफ में, मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। आपको मालूम है C इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो C इज इक्वल्स टू आपको मालूम है ये होता है आपका Q/V। और जब आप C इज इक्वल्स टू Q/V ले रहे हैं तो एक छोटा सा काम करें, इन दोनों को 1 ले लें तो आपका कैपेसिटेंस 1/1 इज इक्वल्स टू 1 निकल आएगा। यही पैटर्न आपको याद आएगा। हम 1 वोल्ट, 1 वॉट, या जो मैं कह रहा था लास्ट ईयर्स में हम इनको डिफाइन करते थे उसमें भी यही निकालते थे। आए ज़रा देखें, एक छोटी सी बात लेता हूँ। इफ़ मैंने कहा Q इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम एंड V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक, देन ज़रा देखिएगा, देन आपको क्या मिलेगा, देन आपको मिलेगा C इज इक्वल्स टू 1/1 यानी कि 1 फेरड। अब जस्ट द ट्रांसलेशन, चूँकि स्टार्टिंग है, 12th में बहुत सारे लोग 11th में नहीं पढ़े हैं तो मैंने कहा आराम से दिखा देता हूँ। जरा देखें ध्यान से, कैपेसिटेंस आपकी 1 फेरड होगी। पहले मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आराम से सुनिएगा। कैपेसिटेंस 1 फेरड मानी जाएगी या किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फेरड होगी। भैया कब होगी, तो तब होगी जब 1 कूलॉम चार्ज उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर दे, 1 वोल्ट। क्या अब ये समझ में आता है? और चाहे यहाँ से स्टार्ट करना चाहे यहाँ से करना। पहले हिंदी में दिखा देता हूँ, चलो पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। 1 कूलॉम चार्ज देने पे पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए तो कैपेसिटेंस 1 फेरड होगी। कैपेसिटेंस 1 फेरड तब होगी जब 1 कूलॉम चार्ज देने पे पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए। सो जस्ट ट्रांसलेट इनटू द स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब 12th वालों पे आ जाते हैं। 12th वाला क्या कहेगा, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज said to be will be equal to 1 farad if 1 coulomb charge is required to increase या raise its potential by 1 volt। तो इतनी इंग्लिश आपकी ठीक हो तो एक काम कर दें, एक सिंबल हेडिंग डाल दें 1 farad। बोलो रजनीश क्या कह रहे हो? ठीक, एक सिंबल हेडिंग डाल दें 1 farad, ठीक। और 1 फेरड के बाद आप यही चीज़ दिखा दें, फ्रॉम C इज इक्वल्स टू Q/V। ये सामने रफ में लिखा भी हुआ है, थोड़ा डिटेल। फ्रॉम C इज इक्वल्स टू Q/V दिखा दीजिएगा। इफ़ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम एंड V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, देन आपको कितना मिलेगा, C इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1 फेरड। लिख दिया इतना, बस। तो ट्रांसलेट कर दें, ट्रांसलेट चाहे मैं बोल देता हूँ, नहीं तो ये भी वही लिखा है। क्या कह रहा है,
थोड़ा छोटा कर दूँ। ये कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, या ध्यान रखना कैपेसिटर कह सकते हो, कंडक्टर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेड टू बी 1 फैरड इफ 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज नहीं समझ में आए, इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो लिख दें एक लाइन फुर्ती से, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी या इज इक्वल टू दी, जैसा चाहें अपने ऊपर है, ठीक। Capacitance of a conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is required to raise its potential by 1 volt. चलो हो गया सभी का, ठीक है। लास्ट यार ये काम तो कर ही दो, डायमेंशन वाला कैसे करोगे, तो चलो डायमेंशन के लिए एक लाइन बढ़ा देना, और क्या डायमेंशन ऐसे दिखा दो, डायमेंशन इज इक्वल्स टू, दिख रही हैं, क्यू बाई वी की रख दी है। थोड़ा ऐसा भी कर देता हूँ चूँकि फेयर कर रहे हो, तो ये लो दिखा दें, डायमेंशंस हो जाएंगी क्यू अपॉन वी, यानी कि ए टी अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो बदले में आपकी निकल आएंगी, कितनी निकल आएंगी, ये निकल आएगा आपका m माइनस 1 l माइनस 2। एक सेकंड में डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर दो, ये लो, कर दिया। डायमेंशन आप सेल्फ भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी महान बात नहीं है। चले इतना हो जाए तो मुझे बताएं। ठीक है, बढ़िया। अब हम जाते हैं, ये आपके हो गया कहानी, यूनिट और डायमेंशन हमने सारी कवर अप कर दी। अब हम जाएंगे, अब अपनी कहानी पे जाते हैं। तो एक मज़ेदार से हेडिंग डालिएगा, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। डाल दें आराम से, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक। आ जाओ, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करूंगा। ये बहुत दिनों से अपने आसपास बेचारा लुढ़क लुढ़क के घूम रहा है। स्फेरिकल कंडक्टर में याद आएगा, पहले चैप्टर में हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अभी पिछले टर्न पे हम लोग जो है पोटेंशियल ख़त्म कर रहे थे, तो स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल निकाला था। और अब फिर से ध्यान से देखो, अपने पास एक इंटीग्रेशन था, याद आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या Q अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन अब आपको तीसरी चौथी बार फिर से आएगा, तो आपको ध्यान आ जाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, और एक्चुअली फ्रॉम द स्टार्टिंग नहीं, बिफोर स्टार्टिंग द 12th बैच। जिस दिन हम लोगों ने 12th का सिलेबस स्टार्ट किया था, उसके पहले से आपको याद आएगा, ये इंटीग्रेशन हम आपको बराबर मेंशन करते आ रहे हैं कि इसको आप ध्यान से देख लें। फिर बताऊंगा, जिन्होंने नहीं देखा है बेटा, पुराने लेक्चर्स में इंटीग्रेशन तलाश के मजे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो 11th में अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाया है। आए अब हम बात करते हैं स्फेरिकल कंडक्टर की। जैसे ही आप चर्चा करेंगे, मैं मान चलता हूँ आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। नॉर्मल है अगर स्फेरिकल कंडक्टर, तो बड़ी सीधी सी बात है, आप इस स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, ये आपको मालूम है। जब आप चार्ज दे सकते हैं तो हर आदमी ये जानना चाहेगा, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो फिर हमेशा की तरह हम मान के चलते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल आर। ये याद आ गया होगा, रेडियस हमने हमेशा कैपिटल आर से लिए हैं और डिस्टेंसेज स्मॉल आर से लिए। इट इज़ अ सेट पैटर्न, ताकि कभी भी आप फॉर्मूले अलग अलग टाइम पे पढ़ें तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं हो। आए काम कर दें, मज़े से काम कीजिएगा। एक छोटा सा हेडिंग आपने डाल दी थी, एक फिगर बना दें, एक कंडक्टर रेडियस आर और थोड़ा सा चार्ज दिखा दें। ये 1 सेकंड का काम है आपके लिए। दिखा दिया इतना, तो केवल एक गोला दे घुमा के यार,
चार्ज दिखा देने, कोई ऐसा बड़ा काम थोड़ा है। बस तो एक काम कर दें, इसमें आप लिख दीजिएगा स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर दिख रहा होगा हम कौन सी रेडियस की बात कर रहे हैं, बड़ी वाली रेडियस ही। कैपिटल आर इज चार्ज्ड बाय क्यू, हमने इसको चार्ज कर रखा है क्यू से। पेन का ढक्कन देना मेरा। इज चार्ज्ड बाय क्यू, स्मॉल क्यू से हमने इसको चार्ज किया है, साफ दिख रहा होगा। अब सवाल आता है जो हमने कहा आपको एक चीज़ डायरेक्ट लेनी पड़ेगी, और वो कौन सी लेनी पड़ेगी, ध्यान से देखें। आप बताएंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि आपको ऐसा नजर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने कहा आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये आपका कितना होगा, ये होगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आप में से एक आध कोई पूछेगा कहाँ से आया, तो बताऊंगा ये हम पोटेंशियल में भी पिछले चैप्टर में इस्तेमाल कर रहे थे। ये आता कहाँ से, ये आता है फर्स्ट चैप्टर के गॉसेस थ्योरम, यानी जो लास्ट डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर उसमें से आया हुआ है। तो एक काम करें, इतनी लाइन तो बढ़ी जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये तो मैंने कहा फॉर्मेलिटी है, पुराना फॉर्मूला हमने रिपीट किया। तो देखें क्या सभी ने इतना कर दिया, बता दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब आगे बस हम मेन चीज़ स्टार्ट करने पे हैं, ठीक है। ये सब नहीं लिखना है, गॉसेस वो तो याद दिला दिया है, तो गॉसेस थ्योरम के बाद है, लिखने मत लगना, तो कोई लिखने का मतलब थोड़ा है। अब आते हैं असली चीज़ पे। जैसे ही आपने कहा हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पता चल गई, तो फिर हम सिंपली आगे बढ़ेंगे, और सिंपली आगे जाके आपसे कहेंगे हैंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अब आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा V इज इक्वल्स टू माइनस EDR लिमिट्स इन्फिनिटी टू R। ठीक। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो वो भी मैं भी हाल बताता हूँ। कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू माइनस, पॉज कर दिया क्या, ठीक है, माइनस EDR। ये आपको याद ही है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, इन्फिनिटी टू R। कैपिटल R मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ध्यान देखना आपने इसकी रेडियस कितनी मानी हुई थी, आपने मानी थी कैपिटल R। तो हम सरफेस तक का ले लेंगे जिस पे आप चार्ज भर रहे हैं। अब जो मैं कह रहा था, आपका एक पुराना डेरिवेशन चौथी बार तो मुझे ऐसा लग ही रहा है कम से कम रिपीट होगा, और ये कौन सा वाला, वही माइनस इंटीग्रेशन वाला। आ जाए इसको फुर्ती से कर लेते हैं। E की वैल्यू रख दें। E की वैल्यू आप क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भैया दो चार लोगों को तो ये इंटीग्रेशन रट ही जाना चाहिए ना। और लिमिट्स हमने कितनी रखनी है, लिमिट्स आपको रखनी है इन्फिनिटी से R। आ जाए मज़े से और आगे बढ़ें, कितना होगा, V इज इक्वल्स टू, ये आपके हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन। चलो एक बार और डिटेल कर देते हैं, बाकी ये ध्यान रखिएगा जितनी जल्दी आप इसे निपटा पाएंगे वो आपके लिए बेहतर है। R की पावर -2 डॉट DR, ऐसे ही कर रहे थे ना हर बार, तो मैंने कहा तो सीधा सीधा करते जाओगे। चाहो तो तुम खुद निकाल सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक आध लोगों की हेल्प के लिए कर देता हूँ। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R की पावर -2 का इंटीग्रेशन याद है, -2 + 1 -2 + 1 लिमिट्स आप रखेंगे इन्फिनिटी टू R। और जैसे आप रखेंगे तो फाइनल स्टेप -1 कुछ नहीं करेगा, -1 क्या काम करेगा, -1 केवल और केवल
इस माइनस को ख़त्म कर देगा, दैट्स ऑल। चलें मज़े से यहाँ तक आ जाए। और वैसे मैंने कहा यहाँ तक तो तुम्हें खुद ही आ जाना चाहिए था, वो तो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए एक आध किसी व्यक्ति के लिए सॉल्व किया है, बाकी ऐसा मुझे ज़रूरत है नहीं। करते आइएगा फुर्ती से, इसमें कम टाइम देंगे भैया, है ना। लिमिट्स रख देंगे एक बार, और कौन सी लिमिट रख देंगे, वही आपकी 1/r वाली, ठीक। कोई मैसेज, ठीक है। अरे 1/r वाली, r-1 में एक r, ये वाला r रखोगे, एक बार 1/∞ रखोगे, ये तुम्हें ध्यान है, 1/∞ का मतलब ये टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा। और ये हम लोग पहले भी पोटेंशियल स्फेरिकल शेल का निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने कहा अब। और एक महान बात बताता हूँ, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, आपने इसको स्फेरिकल शेल में ऑलरेडी निकाला हुआ है, बढ़िया, सही है। तो फिर हमारे पास निकालने को क्या बचा है, यहाँ तक तो आप देखो ध्यान से, पिछला ही टॉपिक जो हम कहते हैं 1-2 टर्न पहले स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल निकाल रहा था, यहाँ तक तो तुम ध्यान देखो मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया है, मैंने नया कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो फिर नया क्या है आज का, नया पढ़ाने का तो केवल एक लाइन का काम है। तो तुम यहाँ तक आ गए हो तो मुझे बताओ, सारे लोग आ गए यहाँ तक, ठीक है। अब आप पूछेंगे आज क्या पढ़ाने वाले थे, आज कुछ नहीं पढ़ाने वाले, सभी आ गए, कोई रह तो नहीं गया बेचारा। मैंने जो रह गया हो पीछे पोटेंशियल स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल पिछले से पिछले टर्न भी करा रहा था परसों, ठीक है ना। आए बस एक सेकंड में, इसके बाद हम जाते हैं आगे। और आगे जैसे ही आप चलेंगे, जो मैंने कहा था आज का मामला, अरे आज के मामले पे ये बढ़ गए हम, और आज के मामले पे आप बढ़ जाएंगे हैंस कैपेसिटेंस। क्या आपका ऐसा ध्यान है, कैपेसिटेंस हमने आज ही आपकी पढ़ाई है। कैपेसिटेंस होती है C=Q/V। एक्चुअली ध्यान देखो तो हमें तो केवल एक लाइन की कैलकुलेशन है, चूँकि बोर्ड में आप हैं तो डेरिवेशन मुझे लंबा करना पड़ा, नहीं तो वहाँ तक तो पूरा आपका रिपीट टेलीकास्ट था। कितना हो जाएगा Q/V, यानी कि Q/V, V अभी आपने एक सेकंड पहले निकाला है, दैट इज़ 1/4πε0 Q/r। और बिल्कुल दिख रहा होगा Q एंड Q विल गेट कैंसल्ड एंड यू आर गेटिंग C=, तो ये आपको मिल जाती है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस, जो हमारे यहाँ अक्सर एग्जामिनेशंस में निकालने के लिए आई है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का। हाँ, इसका क्वेश्चन जरा आता है अलग ढंग से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है, प्रश्न ये भी तो बनेगा। लिख दें एक लाइन में, कैपेसिटेंस C=Q/V, डिवाइड कर दो, Q खत्म, आपका हो जाएगा कुल मिलाकर, सही है। कर दिया इतना सभी ने, तो एक लाइन में निपट गया होगा, है ना। अब आप पूछेंगे इसका क्वेश्चन क्या आता है। एक्चुअली एक नॉर्मल क्वेश्चन जो पहले कभी आया करता था वो सिंपल सा आता था, एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फॉर दी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, तो वो तो हर आदमी निकाल ही देगा। अब आता है, ध्यान देखना, नंबर ए आप देखें, आपको कैसा याद है कि आपका 4πε0 या 1/4πε0 कांस्टेंट होता था, और अगर आप एक कांस्टेंट हटाएंगे तो आपको दिख रहा होगा C∝R हो जाएगी। इसलिए ध्यान देखें, आपके बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ आता है, हम कहते हैं हैंस C∝R, और C∝ का मतलब है दैट इज़, चलें पहले तो ऐसा लिख दें, नंबर ए C∝R लिख दिया, और नीचे आप बता दिएगा द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कुछ नहीं इसी को पढ़ रहा हूँ, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चैट सेक्शन में भी किसी ने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स रेडियस, सही है। तो लिख दें मजे से, दस द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। बढ़िया, देवराज शर्मा ने लिखा है। मिल गया।
और अब एक छोटी चीज़ और दिखाता हूँ इसी में, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी यहाँ दिखाऊंगा इन सीजीएस सिस्टम। जब आप सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो आपकी याददाश्त को हल्का सा ताज़ा करता हूँ, ठीक है। मीटिंग में आपका चलो 2-2.5 मिनट बचे हैं, ख़त्म हो तो हर रोज़ की तरह फिर बताऊँगा, रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो ध्यान रखना अपना। जो मैंने कहा अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो क्या आप लोगों को याद है, आपको एक बार हम पढ़ाया करते थे और एक बार क्या चैप्टर की शुरुआत, पूरी बुक की शुरुआत इलेक्ट्रिसिटी की यहीं से आती थी। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये हुआ करता था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद आप लेते थे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर आपको याद हो इस कांस्टेंट की वैल्यू दो सिस्टम्स में अलग अलग होती थी। अगर आप SI सिस्टम ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू थी फॉर फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम, और अगर आप CGS सिस्टम ले रहे होते थे तो इसकी वैल्यू होती थी 1। इसका मतलब आपने एक बात पर ध्यान दिया, अगर हम यहाँ पर 4πε0 ले रहे हैं, इसका मतलब हम कौन से सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम अभी SI सिस्टम में काम कर रहे थे। बाय द वे अगर हम CGS सिस्टम की तरफ चले जाएं तो इस कांस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, एक्चुअली कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 होना और ना होना बराबर ही हो जाएगा ना, इनटू उसका क्या करोगे। इसलिए ध्यान देखना, इन CGS सिस्टम अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेगा C इज इक्वल्स टू, इसलिए ये भी दिखा दीजिएगा इन CGS सिस्टम C इज इक्वल्स टू R। C इज इक्वल्स टू R मतलब समझ में आ रहा होगा कैपेसिटेंस काय की इक्वल होगी रेडियस के। इतना एक पार्ट दिखा दे। ये चेंज ऑफ द क्वेश्चंस लैंग्वेज है, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज के साथ आते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि ये आ गया शो दैट इन CGS सिस्टम द कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेडियस। अब तुम सोच रहे हो कैपेसिटेंस रेडियस की इक्वल तो थी नहीं, उसको जाने क्या थी, याद ही नहीं आएगा कई बार। तो टीचर का काम यही होता है, छोटी छोटी चीज़ें याद दिला दे बस, ठीक है ना। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब ये हमने निकाल लिया है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब एक सिंबल दिया और हेडिंग डाल दीजिएगा, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। एक नेक्स्ट हेडिंग बजाएंगे, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। छोटे छोटे टॉपिक्स आपको आज के बताते जाते हैं। चलिए, मैंने कहा था नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देंगे एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। जब आप एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर की बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर पे हम बात क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली आपने ध्यान दिया था, हमने कैपेसिटेंस क्या कहा था, कैपेसिटेंस हमने कहा था द एबिलिटी या जो भी आप कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज और टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे भी हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ये आप देखेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया भैया। किसी भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है मान के चलें तो कितनी कैपेसिटेंस होगी 4πε0r। मेन ये है कि चार्ज जब आप स्टोर कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर स्टोरिंग द एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिक जो है उसके पीछे का तो ये ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक सवाल आता है कितनी एनर्जी स्टोर आपने कर ली, क्योंकि हमें यहीं से चलना है। चार्ज स्टोर कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहे हो, कितनी करोगे आए, ये आता है आपका एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अब अगली चीज़ पे बात करता हूँ, जब आप एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर पे जाएंगे तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ, हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ था एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो है हमने पिछले 2-3 सालों से हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा, किसी भी चीज़ के पास जो एनर्जी होगी वो ध्यान देखना कहीं अचानक से ना तो क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है। दैट इज़ नोन टू अस, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पास है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्क डन के थ्रू ही आती है। एग्जाम्पल मैं आपको याद दिला देता हूँ, 3 एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ अगेन, एक सेकंड में ध्यान से देखें। सिंपल एग्जाम्पल आपसे कहते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किसी हाइट तक ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू डू सम वर्क। और ये वर्क डन कहाँ जाएगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास और दिस बॉटल। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें अपने आप नहीं आएगी। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू डू वर्क एंड दैट वर्क इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। आप लास्ट ईयर पढ़ रहे थे किसी वायर या किसी स्प्रिंग के बारे में, वायर वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग या फिर
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड then you have to do some work against the restoring force, and again the same phenomena is there, this work done against the restoring force। कहाँ जाएगा ये वर्क? कहीं नहीं जाएगा। that is stored in the wire or spring in its elastic potential energy। सिमिलरली यहाँ ध्यान से देखें, जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं तो आपको एक महान बात नज़र आएगी, और जो महान बात नज़र आएगी उस पर हम जाते हैं। ये रहा आपका कोई भी कंडक्टर। अभी ये कैसा है, ध्यान देखना, अनचार्ज। अनचार्ज मतलब मैंने मान लिया अभी इसका वोल्टेज कितना है, 0। क्या आपको ध्यान है, चार्ज जनरली इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके चले आए और आपने एक इलेक्ट्रॉन इसकी खोपड़ी पर रख दिया। बढ़िया, रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रख दिया आपने। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो ये बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आ गया। ये कौन सा था, ध्यान देखना, ये पहला इलेक्ट्रॉन था। अभी यहाँ से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आए, सेकंड वन, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा जब चार्ज आएंगे तो 1 बाई 1 ही तो आएंगे। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे होंगे, क्या आपने ध्यान दिया है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्जेस, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले से बैठा है, ये इसको रिपेल करेगा, और अगर ये रिपेल करेगा तो फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए यू हैव टू डू सम वर्क। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी था, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम हियर टू देयर। कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता था। तो मैंने कहा था अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ करना पड़ेगा। तो चलो जैसे तैसे आप इसको भी यहाँ ले गए। अब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन लाएं। क्या आपने ऐसा ध्यान दिया, जब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को लाएंगे, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन दैट कंडक्टर, 2 पहले से डिपॉजिट हो चुके हैं, वो इस तीसरे को रिपेल करेंगे। एंड अगेन यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो फिर एक छोटा सा सवाल बनेगा, ये जो आप वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन कर रहे हैं, जो भी आपने इस चार्ज के मूवमेंट के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क डन अगेंस्ट, मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिकल रिपल्शन है। चलो मैं इन शॉर्ट अब इतना नहीं लिखूँगा, मैंने सिर्फ लिख दिया रिपल्शन। जो भी आपने वर्क डन किया, ये वर्क डन कहाँ जाएगा? तो अब मेरा जवाब वही होगा जो अभी मैं बॉटल उठा के दिखा रहा था, वो वर्क डन कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब मुझे बताएं, क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है, हाँ या ना? या कोई डाउट है पूछें तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। देख लें फुर्ती से, किसी को कोई समस्या हो तो मुझे आप बता दें। क्लियर हो जाता है क्या इतना कहानी? बोलो बाल को, कोई डाउट तो नहीं? Yes sir, I have one doubt. सर वहाँ पर पोटेंशियल 0 क्यों लिखा है? पोटेंशियल 0 इसलिए लिखा था, शुरुआत में तो पोटेंशियल 0 होगा ना, जब ये अनचार्ज होगा तब पोटेंशियल 0 होगा। जब आप चार्ज लाएंगे तब पोटेंशियल धीरे धीरे, कुछ भी मान लो, 0.1 वोल्ट मान लेता हूँ, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, तभी तो बढ़ेगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल ध्यान दिया। पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल वाज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो चलो फिलहाल कह देता हूँ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम समवेयर इन्फिनिटी कह रहे थे। तो जब आप वर्क डन करेंगे तभी तो कुछ पोटेंशियल बनेगा। तो स्टार्टिंग में जब ये अनचार्ज है, पोटेंशियल मतलब लेवल, जब ये अनचार्ज है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? 0। अभी तो खाली बर्तन है ना, एक ऐसा बर्तन जिसमें पानी है ही नहीं, तो पानी का लेवल क्या होगा? हाँ, जब आप एक एक ड्रॉप डालेंगे, एक एक ड्रॉप के साथ धीरे 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 उसका लेवल इंक्रीज होगा। अब यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि ये जो लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इस प्रोसेस में वर्क डन होगा? तो मेरा जवाब था बिल्कुल होगा। या तो डायरेक्टली हम पोटेंशियल की डेफिनेशन से चले आए, मैथमेटिकल डेफिनेशन से, देयर इज सम वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, लेकिन मैंने उसको और सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि ये भी वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन लाए तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आराम से आ जाएगा, फॉर द सेकंड वन इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन विल रिपेल इट,
इसलिए आपको यू हैव टू डू सम वर्क। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी ले आओगे देन अगेन फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन देयर विल बी रिपल्शन फ्रॉम द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड। तो एक्चुअली यही होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन ले लें चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लें, जब भी आप कंडक्टर को चार्ज कर रहे होंगे तो जो पहले से उसमें डिपॉजिट है, जो पहले से घुस गया है, वो कहीं ना कहीं नए आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट जो हम कह रहे थे आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना है, और वो वर्क डन कहाँ जाएगा, तो वो मैंने 2-3 एग्जाम्पल इसलिए लास्ट ईयर के दिए थे कि याद आ जाए कि वो आपका कहाँ जमा हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब बताएं, कोई डाउट और हो तो उसको ही पूछ लें, कोई समस्या नहीं, बोले पूछ लो, और झिझकना नहीं। हमने कहा पूछोगे तो क्या होता है, हम तुरंत उसको बताना आसान रहता है। बाकी लोग क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बस तो देखें ध्यान से, हमारी कहानी शुरुआत की यहीं से स्टार्ट होगी। शुरुआती कहानी थ्योरेटिकल क्या कहेगी आपसे, मैंने कंडक्टर इज ए चार्ज। जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to V। 0 to V मतलब V कुछ भी हो सकता है, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो इस पर डिपेंड करेगा कितना चार्ज दे रहे हो। जब भी आप कंडक्टर को चार्ज करेंगे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, दिख रहा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। चलो 3, 4, 5 जितना बढ़ रहा हो, चार्जिंग पर डिपेंड करेगा। फिर क्या कहेगा, एंड वर्क इज डन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपसे क्या कहती है, एंड वर्क इज डन, और आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना ही है अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल रिपल्शन। जो अभी मैं बात कर रहा था, कौन सा रिपल्शन, बिटवीन चार्ज स्टोर्ड इन द कंडक्टर, जो चार्ज आपका ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, और जो नया इधर से चला आ रहा है। तो यही आप इसी बात को कहते हैं एंड चार्ज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। अब सवाल है वर्क डन कहाँ जाएगा, तो मैं आपको आंसर पहले दे चुका हूँ, स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। तो अब इस थ्योरी में कहीं कोई समस्या किसी को आई होप सो नहीं होनी चाहिए। तो एक छोटा सा काम करें, इतनी थ्योरी आप 2 लाइन की इसमें लिख दें, और क्या लिख दोगे इसमें, आप लिख दीजिएगा व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज, लिख दें मजे से, व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to V। वो तो पूरे ही लिख देना, उसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो पूरे ही लिखोगे ना। इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to V एंड वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक रिपल्शन। बस मैं हिंदी में समझा रहा था, यहाँ प्योर इंग्लिश में लिखा है और कुछ नहीं, है ना। एंड वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन चार्ज स्टोर्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, किसी को लाइन देखने में दिक्कत आए तो मैं इस पीली लाइन को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कट कर रही है ना, ये लो साफ साफ दिखेगा। लिख दिया, बिटवीन चार्ज स्टोर्ड इन द कंडक्टर एंड चार्ज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। और सोर्स क्या होगा, वो ऑब्वियस है, कोई ना कोई बैटरी होगी। चार्जिंग भैया बैटरी से ही करते हो। फिर क्या कहा जाएगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड, ये वर्क आपका कहाँ जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला मामला, इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक, एक लाइन और लिख दें, फिर मैं यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करूँगा, वो पहले लिख दें ताकि हम इस स्लाइड को हटा सकें। ये फिर चार्ज Q इज प्रेजेंट ऑन ए कंडक्टर एंड a small charge dq is transferred. Then the energy is stored. ठीक है, इस लाइन को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 सेकंड में। पहले आप सिर्फ एक लाइन इतनी सी लिख दें, ताकि मैंने कहा दैट्स वाई आई कैन रिमूव द स्लाइड। इफ ए चार्ज Q is present on a conductor and a small charge dq is transferred to it, then the energy is stored. क्या आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर दिया? हाँ ना, मुझे बताइएगा। ठीक है, देख लें सारे लोगों का हो गया।
शेक। बस अब हम चले जाते हैं, वो क्या लिखा है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकंड में कर दिया ना सभी ने, आ जाए। हम माने चल रहे हैं, जो भी बात कर रहे थे मैंने फिर से ले लिया। ध्यान देखना, एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, है ना, और छोटा सा फिगर जो बनाएंगे वो इसी बात का बनाएंगे जो लिखा था। तभी मैंने कहा था आप लिख दो, फिर मैं उसको देखता हूँ। अपने पास मान के चलिएगा ये कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो ऑब्वियसली हम कह देंगे, मान के चलेंगे कुछ छोटा सा इस पर चार्ज है, और कितना चार्ज है आदमी कहेगा, तो मैंने मान लिया ये चार्ज है Q। आपको मालूम था जब भी आप कोई भी चार्जेस तक लाएंगे इस प्रोसेस में, ये चार्ज उसको रिपेल करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये मैं आपको 3 बार बता चुका। तो मैं मान के चलता हूँ आप यहाँ से कितना चार्ज ला रहे हैं dq, और देखो ध्यान से, आपने जो मैंने कहा था ना अभी एक लाइन लिख दो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो यही थी, चार्ज q इज प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर एंड dq इज ट्रांसफर्ड टू इट। चार्ज q प्रेजेंट है और dq आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था उसको स्लाइड हटा देंगे। अब एक छोटा सा फिगर बना दें, बस हम आ गए मैथमेटिक्स पे। बना दो। ये फिगर बनाने में कितना टाइम लगेगा यार, 10 सेकंड से भी कम। एक गोला 2-4 उस पर प्लस मार दो, बगल से एक dq दिखा दो, और उसमें कौन सा वो ज़्यादा करना है, ठीक है ना। बस अब आ जाते हैं हम अगली बात पे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो बस उसकी चर्चा करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में आप देखेंगे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इज इक्वल्स टू होगी वर्क डन, ये तय है, ये हम कह ही चुके। अब सवाल है वर्क डन कितना होता है, तो मैं याद दिला देता हूँ, हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू होता था W अपॉन Q, यानी ध्यान देखें W इज इक्वल्स टू VQ निकलेगा, ये तो याद है। अगर W इज इक्वल्स टू VQ देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज देयर, एंड वाई ओनली a स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इनफाइनाइटिसिमल चार्ज। अगर आप ध्यान देखेंगे क्या कहता है इनफाइनाइटिसिमल चार्ज, मतलब हिंदी में कहता हूँ चार्ज का अल्पांश, अल्प अंश, बिल्कुल छोटे से छोटा टुकड़ा। और आपको याद है जिन्होंने डिफरेंशियल 20 साल पढ़ा होगा उन्हें ध्यान होगा, इसलिए कहा जाता था लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू 0, वो dq होता था। इसलिए मैंने कहा भैया फिजिक्स है, शुरू से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तो हर चीज़ समझ में आती है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो ये कह सको कि सर ने ये तो बताई नहीं या ये समझा ही नहीं, वो कह नहीं पाओगे। लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू 0 का मतलब ही था कि dq कैसा होगा, बिल्कुल जैसे मैं हिंदी में कह रहा था अल्प अंश। आए देखें ध्यान से, W आपका dW इज इक्वल्स टू कितना आएगा V, और V के साथ हम कौन सा चार्ज लाएं dq। अब जब आप इतना कर देते हैं V इज इक्वल्स टू dq, अगले स्टेप में जाते हैं, ध्यान देखें, और आप कह सकते हैं आपकी du इज इक्वल्स टू होगी, चलो ऐसा कर देते हैं, du के पहले आपके लिए टोटल निकाल देते हैं, एक स्टेप आपका बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऐसा कर देता हूँ, हेंस ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने शॉर्ट में पॉट लिख दिया है, कोई ये मत कहना पॉट एनर्जी कौन सी होती है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी मालूम है कैसे निकलेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन किसका होगा VdQ का, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, दिख रहा है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, चार्ज के रिस्पेक्ट में। मैंने इसलिए याद दिलाया क्योंकि इसी चार्ज की लिमिट्स आएंगी, और इसी चार्ज की लिमिट्स आएंगी तो क्या आएंगी, ज़रा ध्यान देखो। जो आप पूछ रहे थे पहले मैंने कहा नहीं था कि आपने शुरुआत में आपका ये बर्तन कैसा था, खाली, चार्ज लाने से तो शुरुआत करोगे, शुरुआत में चार्ज होगा 0, फिर धीरे 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 आपका बढ़ता जाएगा, और अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसलिए चार्ज मैंने मान लिया आपने कितना रखा है, 0 से लेके कुछ भी, 2 कूलॉम, 5 कूलॉम, 10 कूलॉम, क्या इतनी कहानी क्लियर हो जाती है। तो बस फुर्ती से एक काम कर दें, फिगर आपने बना दिया था, दिखा दें पोटेंशियल एनर्जी, वो तो आपने लिखा ही था, du इज इक्वल्स टू dW इज इक्वल्स टू VdQ, दिखाओ।
और इस बार टोटल निकाल देना। हेंस टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ VdQ 0 से Q। लिमिट्स भी मैंने आपको बता दी। लिमिट्स ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो चार्ज मैंने कहा कहाँ से चलेगा, 0 से लेके Q तक। कर दें जैसे ही वैसे बताइएगा। कर दिया, बढ़िया। अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आपने ध्यान दिया है, ये आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं पोटेंशियल का और विद रिस्पेक्ट टू चार्ज कर रहे हैं। भैया x और y का एडिशन नहीं होता आपस में। लास्ट ईयर भी एक डायमेंशनल होमोजेनिटी नहीं पढ़ाते थे कि 3x + 2y बराबर कितना होगा, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा। तो जब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता तो पोटेंशियल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज कैसे हो जाएगा, तो होगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मत होने दो। हमें एक फॉर्मूला और याद है, और हमें जो फॉर्मूला याद है वो ये है। आज की शुरुआत हमने इससे की थी, Q प्रोपोर्शनेट V, Q इज इक्वल्स टू CV। C वॉज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो बस इसलिए ज़रा वैल्यू रख देंगे। U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to Q V। V की वैल्यू तो नज़र आ रही है 12th में, इतना लिखेंगे नहीं, इतना पर्याप्त है। कितनी हो जाएगी, Q/C। साथ में होगा आपका DQ, और लास्ट स्टेप U इज इक्वल्स टू आप देखेंगे 1/C इज़ द कॉन्स्टेंट, बाहर हो गए Q रेज टू पावर 1, और Q रेज टू पावर 1 का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 अपॉन, चलो ये बढ़ा दिया है, बाकी मैथमेटिक्स वाले हमने कहा ये स्टेप जब पेपर में करना तो एक आध स्टेप खा जाना, बीच में अटपटा लगेगा, इतना भूले इतना क्या लिखा है, वो तो मैंने इसलिए कर देता हूँ, शुरुआत में लोग आग हैं, कोई अटक नहीं जाए। आ जाए 2 लाइनें और बढ़ें। Q इज इक्वल्स टू CV दिखा दें, वैल्यू रख दें, और मैं आगे प्रोसीड कर दूंगा 1 सेकंड में। लिमिट रखना मालूम ही होंगी, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर ये हो गई, कुल मिला के आपका U इज इक्वल्स टू निकल आएगा, और ये निकलेगा Q²/2C। और एक चीज़ आपको देख के कष्ट होगा कि मैं इसमें डाल दूंगा A, क्योंकि A का मतलब है आगे B तो है ही कम से कम। देखें यहाँ तक पहुँच गए, आराम से इंटीग्रेट कर दें एक आध लाइन में, वैसे तो कम में करना। फ़िलहाल हमने जिन्होंने 12th में भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा लंबा कर दिया है, ठीक है ना। कर दिया, हो गया सभी का। ठीक, जैसे आप Q²/2C लिखते हैं, फिर आपको याद दिला देता हूँ, आपको याद था Q इज इक्वल्स टू होता है CV। आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, आपने एक लास्ट ईयर काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी होती थी 12 mv²। फिर आपने पढ़ी थी एक जो है स्प्रिंग की एनर्जी, वो होती थी 12 kx²। और भी एक आध दो जगह एनर्जीज़ पे याद करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा 12 समथिंग स्क्वायर। ये फॉर्मेट ज़रा मज़ेदार लगता है, ये फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आओ ज़रा देखो ध्यान से, ये फॉर्मेट ए तो था ही, Q की वैल्यू याद है CV होती है, ज़रा ध्यान देखना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब U इज इक्वल्स टू होगा, Q की जगह रखूँगा CV यानी कि C²V², ठीक है ना, और अपॉन में आपका आएगा 2C। और ध्यान से देखें एक C कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ आपका 12, एक C और एक V²। तो ये मैंने कहा सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मेट रहेगा। जनरली एनर्जी पूछेंगे कौन सी बताओगे, एक ही लाइन में 12CV²। एक इस फॉर्मेट को निकाल दें 12CV²।
ठीक। और एक लास्ट काम कर दें और लिख दें आगे, देखें ध्यान से, u इज इक्वल्स टू है हाफ सी वी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सी वी वी। और सी वी में आपको ये तुरंत याद आना चाहिए कि सी वी इज इक्वल्स टू होता था, अभी नहीं याद आया, सी वी इज इक्वल्स टू क्यों होता है यार, आज ही पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब अगली बार में आप लिख सकते हैं और ये फॉर्मेट हो गया आपका फॉर्मेट नंबर 3। बढ़ जाए, u इज इक्वल्स टू हाफ सी वी वी, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी आप उसको लिख सकते हैं क्यू वी में। 3 तरह से हमने लिख दिया है, Q और C चार्ज और कैपेसिटेंस, C और V कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, या फिर चार्ज और पोटेंशियल। 3 तरह के रिलेशन, और ध्यान से देखो तो तीनों एक ही हैं। हाफ सी वी स्क्वायर याद रखो, उधर भी पहुंच जाओगे इधर भी पहुंच जाओगे, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देख लें, जैसे आप इतना लिख दें वैसे मुझे बताएं, कंप्लीट हो जाए आपका तो बता दीजिएगा। कर दिया, ठीक है। अब आते हैं एक असली बात पे, उसको ध्यान से देखें। और अब जिस असली बात पे हूँ, क्या आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जब पोटेंशियल और कैपेसिटेंस स्टार्ट की थी, या अगर हम बात कर लें लास्ट टर्न की भी, तो मैंने आपसे कहा था आप जैसे जैसे किसी चीज़ को चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं चाहूँ तो चार्ज और पोटेंशियल के लिए ग्राफ खींच सकता हूँ। फिर आपको याद दिलाता हूँ, आपको याद है Q और V पोटेंशियल होते हैं। और अब इस चैप्टर में भी बार बार एक कहूँगा, ग्राफ्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल भैया याद रखना, ग्राफ्स को रटना नहीं, समझ लेना। पिछले चैप्टर्स में भी ग्राफ बनवाए, पिछले चैप्टर में भी, नहीं हो उनको दोबारा लेक्चर देख लेना क्यों ऐसा बना है। Q प्रोपोर्शनेट V, प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ आपसे फिर दोहराऊंगा, हमेशा कैसा आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, सही है। और अगर ऐसा करेंगे तो ध्यान देखना Q और V का ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, जो बता रहा है जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो क्या है, पहली मेरी बात समझ में आती है। और इसीलिए ध्यान से देखें, आराम से एक ग्राफ बनाए मज़े से, एक दिखा दें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल से एक हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ दिखा दें मज़े से, जो ग्राफ आपको बता रहा है। और थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि सबको दिखे कि जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये रहा अपना ग्राफ, इसको मुटल्ला बना देता हूँ ना। देखने लगा। और यहाँ एक छोटा सा काम कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए, और ये चलो ठीक है, दिखेगा यार, अब मज़ेदार दिखना चाहिए एकदम थीटा। हाँ दिखाएं, ग्राफ समझ में आ गया। Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपका रहेगा बगल में, जो मैंने आपको दिखा दिया, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बना दिया सभी ने। यस सर। क्योंकि ऐसा कोई बहुत मैंने कहा विकट ग्राफ नहीं है। अब 2 छोटी छोटी बातें और याद दिलाता हूँ। नंबर 1, और मैंने कहा ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना एक ही बार में, क्योंकि मैं कारण समेत बताता हूँ और ये आपको 1-2 बार में याद हो जाए। दूसरा कोई पूछेगा ये स्ट्रेट लाइन वाली कहानी आपको पता कहाँ चली, तो मैं उसको सीधा कहूँगा 10th NCERT का 2nd चैप्टर पढ़ लेना जाके। स्ट्रेट लाइन ग्राफ और पैराबोलिक ग्राफ पूरे डिटेल में 10th NCERT में 2nd चैप्टर में हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आए अब मैं एक अगली चीज़ याद दिलाता हूँ। लास्ट ईयर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ सारी की चीज़ें पढ़ी थी। आपको याद आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह जिन लोगों ने पढ़े उन्हें एक छोटी सी बात याद आएगी। उन्हें याद आएगा हमने 2 खास बातें निकाली थी। एक तो हमने निकाले थे ग्राफ्स में स्लोप, और स्लोप आपको बताया था स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, और बहुत सारी जगहों पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि tan थीटा अपने को कुछ ना कुछ देगा। जैसे कुछ लोगों को याद दिलाता हूँ जिन्हें बहुत फुर्ती से, क्योंकि ग्राफ हम लोगों ने बहुत काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। बहुत सारे लोगों को याद आएगा हमने एक पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ते थे।
और पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए कहा जाता था अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो याद आता है ये हो जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आपका बताता था वेलोसिटी। याद आया। एक दूसरा ग्राफ याद दिलाता हूँ, आप बनाते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे कहते थे, किसी को ध्यान है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या चीज़ बताता था? एक्सेलरेशन। सही है आप, क्योंकि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा? एक्सेलरेशन। और एक छोटी चीज़ और याद करो, यहाँ पर हम जो है एरिया अंडर द ग्राफ भी निकालते थे, और एरिया अंडर द ग्राफ जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैसे निकलेगा? दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस। अब याद आया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताता था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। जिन लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है उनको याद भी दिला देता हूँ, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे। टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस एरिया प्लस दिस एरिया, या एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था। कुछ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, कुछ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव याद आ जाते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किए थे। ग्राफ के लिए ये दो फंडामेंटल याद रखिएगा आप, किसी भी ग्राफ में हमें जो है जब भी ग्राफ आए तो कभी कभार उससे रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन के आंसर देने के लिए दो चीज़ें हमेशा चेक कीजिएगा, नंबर 1 स्लोप और नंबर 2 एरिया। हो सकता है ये कुछ दें, ज़रूरी नहीं है कि दें, लेकिन मैंने कहा बहुत सारे केसेस में ये दोनों या दोनों में से कोई एक आपको कोई एक चीज़ ज़रूर देगा। आप ग्राफ बना चुके हैं, अब इसके लिए नीचे ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 1 मैं आप बताऊँगा। नंबर 1 आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ, और पहले मुझे देखिएगा फिर लिखिएगा। जब आप स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालेंगे तो आपको पता है स्लोप ऑफ द ग्राफ tan थीटा होता है। क्या आपने tan थीटा ध्यान दी? tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यही होगा। और tan थीटा देखते हैं, tan थीटा है आपका v और बेस है आपकी सही कहा मैंने। तो ज़रा देखो ध्यान से, क्या आपको ऐसा नजर आता है कि tan थीटा कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल बता रहा है। v आपके कैंसिल हो जाएंगे, 1/c बचेगा। दिखा दें, फिर मैं इससे बनने वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा। पहले एक चीज़ दिखा दें, इस ग्राफ का स्लोप क्या चीज़ दिखाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, या सिंपल आप कह सकते हैं 1/c। मुझे दिखा दें, फिर मैं एक एरिया और निकाल के दिखाऊं, फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है, चलो इतनी थोड़ी जगह खाली कर लूँ जब तक, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ना। चलें, इतना दिखा दिया आपने। स्लोप ऑफ द ग्राफ tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v/q इज इक्वल्स टू कितना आ गया? v अपॉन, और इस तरह से आपको दे देगा 1/c। लिख दिया सभी ने? ठीक है। आए, और मैं जो दूसरी चीज़ कह रहा था, हम क्या चीज़ देखेंगे? हम कह देंगे एरिया अंडर द ग्राफ। अगर एरिया अंडर द ग्राफ देखोगे तो दिख रहा होगा ये जो एरिया है, और कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ? ये ग्राफ नज़र आ ही रहा होगा, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें भी शेडेड नज़र आ रहा है, यही है ना एरिया अंडर द ग्राफ। तो दिख रहा होगा एरिया अंडर द ग्राफ क्या चीज़ बन रही है? ट्राइंगल बन रहा है। और ट्राइंगल का एरिया, मेरा मानना है सबको याद होगा, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ QV। और जैसे ही आप हाफ QV लिखेंगे, मैं जाता हूँ पीछे, दिख रहा है ये भी आपने निकाला है। हाफ QV आपकी क्या होती है? एनर्जी। और इसीलिए आप यहाँ बता सकते हैं इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा,
तो दोनों बातें याद रखिएगा, स्लोप क्या देता है और एरिया अंडर द ग्राफ क्या दे देगा आपको, ये दे देगा एनर्जी स्टोर्ड। तो मज़े से दूसरी कैलकुलेशन भी दिखा दें, एरिया अंडर ग्राफ ए इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। फिर आपसे एक छोटा सा जाते जाते क्वेश्चन पूछेंगे, अपने पास टाइम है 5 मिनट का, आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलें, इतना नोट कर दिया हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं अपने क्वेश्चन को पूछूंगा। कर दिया? ठीक है, कर दिया सभी ने, बाकी लोगों ने? आए तो एक छोटी चीज़ आपसे ये पूछते हैं, ध्यान से देखें। चलो लाल और हरा बनाएंगे। ध्यान देखें, आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपके पास 2 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर ए और कैपेसिटर बी, और फिगर को बीच में कर देता हूँ बिल्कुल हर आदमी को साफ नज़र आए। वी हैव 2 कैपेसिटर्स, कैपेसिटर ए एंड कैपेसिटर बी। उनके लिए आपका क्यू वी ग्राफ सामने फिगर में शोन है। मुझे एक बात बताएं, ए और बी में से किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है? मेरा क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। 2 कैपेसिटर ए और बी जिनके लिए क्यू वी ग्राफ आपका सामने बना हुआ है, इनमें से किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है? और हाँ, यानी ए वाले की। यानी यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में होते हैं तो आपसे पूछते सी ए ग्रेटर देन सी बी, सी ए लेस देन सी बी। सी का मतलब समझ में आ रहा है, कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ, ए की ज़्यादा है बी की कम है। कोई कहेगा बराबर से सी बी। और एक चौथा सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन, सबसे चौथा इम्पोर्टेंट है जो ऑप्शन होगा वो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथा ऑप्शन होगा तो बताएं कौन सा ऑप्शन है आपका, ए बी सी या डी? सी, ए। अरे कोई डी भी तो बताओ यार, दो चार का डी भी तो आना चाहिए। है? चले, कौन सा लग रहा है, ए या फिर? चले बढ़िया, कौन कह रहा है ए है? आराम से ग्राफ देखें और मुझे बताएं, किसी का ऑप्शन अगर ए आ रहा हो तो बताइए। नहीं, किसी का ऑप्शन बी आ रहा हो तो मुझे बताओ। अरे बेचारी 2-3 लड़कियां बोल रही थी, कहाँ गायब हो गई? ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है, सही है। कैसे? आप सही कह रहे हैं, सुनने में मुझे आ गया। क्यों भैया, यही तो आपके लिए प्रूव किया है, आपने ध्यान नहीं दिया। आप प्रूव क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, फिजिक्स रटने का कार्यक्रम थोड़ी है, फिजिक्स सीखने का कार्यक्रम है। आपको दिख रहा है टेन थीटा 1/c होती है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है टेन थीटा जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतनी कम होगी, और टेन थीटा जितनी कम होगी तो सीधी बात है, आपको दिख रहा है थीटा 1 ए की थीटा कम है, और ए के लिए थीटा या टेन थीटा कम है, मतलब इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। और कैपेसिटर नंबर बी, इसका आपका थीटा 2 या आप कह सकते हैं टेन थीटा 2 स्लोप ज़्यादा है, और जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। यानी बिल्कुल साफ समझ में आता है। ये आपका कम हो गया, कौन सा कम हो गया बेचारे, वो लिख दूँ मैं। ये हो गया कम और ये हो गया ज़्यादा। और क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों के स्लोप, इसका स्लोप कम है, सो द कैपेसिटेंस इज ग्रेटर। इज इन दिस केस द स्लोप इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई द कैपेसिटेंस इज लेसर। दैट्स ऑल, यू हैव प्रूव्ड इट इन द साइड। मैंने कहा था इसलिए यही फिजिक्स है भैया, थोड़ा सा समझें क्या निकाला है, वो भी हम देखते चलें निकाल के हमने क्या रखा, ठीक है ना। तो काफ़ी सारा हमने टॉपिक कवर कर दिया है। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके बाद
कुछ क्वेश्चंस और कुछ डेरिवेशंस की तरफ और चलेंगे, और अब यहाँ पर हम आपकी आज की कक्षा को विराम देते हैं। ठीक, कोई समस्या किसी को हो तो मुझे बताएं, कोई डाउट? नहीं, ठीक है।